गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम जुनैद हुसैन एंड वेलकम टू जुनैद हुसैन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। आज हम पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एम लक्ष्मीकांत की बुक ऐसी बुक है, अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चंस बनने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टरों को कवर करेंगे और आज से हमने इसको स्टार्ट किया है। आज हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और एक इंट्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम यह जानेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में सबसे पहले आए थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली इंडिया में किस तरह से ग्रो किया और उन्होंने इंडस्ट्री चलाई, ट्रेड में आए, फिर वो पॉलिटिकली अपने आप को किस तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तो इसी सीरीज़ में हम यहाँ पढ़ते हैं, The Britishers came to India in 1600 as traders in form of East India Company, which had executive right of trading in India under the charter granted by Queen Elizabeth. ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 यानी 1600 ईस्वी में आए थे और ये सबसे पहले एक व्यापारी के रूप में इंडिया में आए थे। ब्रिटिशर्स को इंडिया में ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ ने उस टाइम पर एक चार्टर दिया था। चार्टर के तहत अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए भारत में भेजा गया था। इन 1765 कंपनी विच स्टिल हैड नाउ प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन्ड दीवानी। पहले क्या था डियर फ्रेंड्स, अंग्रेज़ यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन 1765 ईस्वी में कंपनी जो कि पहले सिर्फ व्यापार किया करती थी, जिसके पास सिर्फ व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन 1765 ईस्वी में क्या हुआ, कंपनी को दीवानी मिल गई। अब दीवानी का मतलब क्या था? दीवानी का मतलब ये था कि रेवेन्यू जो कलेक्शन था उसके ऊपर का अधिकार और जो सिविल जस्टिस का अधिकार था, ये दोनों अधिकार कंपनी को मिल गए थे बंगाल के अंदर। राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये बात है 1765 ईस्वी की, जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया था 1757 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर का युद्ध भी इन्होंने जीत लिया था और 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज टेरिटोरियल पावर। और इसी टाइम के बाद कंपनी ने अपना एक टेरिटोरियल पावर स्टार्ट किया, उन्होंने अपने आप को शासन चलाना शुरू किया। In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, British Crown assumed direct responsibility for governance of India. अब डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं 1857 ईस्वी में भारत की पहली क्रांति होती है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिपाही विद्रोह के बाद, जिसको सिपोई म्यूटिनी बोला जाता है, सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी शासन चलाने की। और 1857 ईस्वी से पहले शासन कौन चलाता था? कंपनी शासन चलाती थी। लेकिन 1857 के बाद शासन को चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई और ब्रिटिश कंपनी की जितनी भी पावर्स थी उनको ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। दिस रूल कंटिन्यूड इंडिया टिल ग्रांट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। और यह रूल इंडिया में तब तक चलता रहा जब तक कि भारत ने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया। ब्रिटिश क्राउन का जो रूल था वो 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। विद इंडिपेंडेंस केम नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड, हेंस ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस इन 1946। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ी और इस पर्पज़ के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया 1946 ईस्वी में। एंड ऑन जनवरी 26, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग।
और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस संविधान को लागू किया गया। However, various features of Indian Constitution and polity have their roots in British rule. There were certain events in British rule that laid down the legal framework of the organization and functioning of government and administration in British India. डियर फ्रेंड्स, इस बात का मतलब ये हुआ कि आज जो हमारे पास संविधान है इसकी बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल से ली गई हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे संविधान की जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश रूल से ली गई हैं। जो ब्रिटिश रूल उस टाइम पर हुआ करता था जब हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ किस तरह से अपनी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चलाते थे और ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क किया जाता था, इन सारी की सारी चीज़ों को ब्रिटिश रूल से उठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल से ली गई हैं। These events have greatly influenced our constitution and polity. Of course, तो इन सारी चीज़ों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारी पॉलिटी को प्रभावित किया है, क्योंकि आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आज जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चलाया जाता है, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की जाती है, वो ठीक उसी तरह से की जाती है जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर चलाया था। These are explained here in chronological order under the two major headlines: Company Rule 1773 to 1858 and Crown Rule 1858 to 1947। अब जो ये शासन चलाया गया है अंग्रेज़ों के टाइम पर, इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट है कंपनी रूल, यानी कंपनी ने कब से कब तक रूल किया था। तो डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने रूल किया है 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद आता है ब्रिटिश क्राउन का रूल, और ये ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होता है जो भारत में पहली क्रांति होती है स्वतंत्रता के लिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर 1857। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद होता है तब तक क्राउन रूल चलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे हम इसको सीरीज से ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी रूल में जितने भी एक्ट आए हैं उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्राउन रूल में जितने भी एक्ट्स आए हैं उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कंपनी रूल में सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। This act was of great constitutional importance as it was the first step taken by British government to control and regulate affairs of East India Company in India। यह एक्ट संवैधानिक रूप से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के जितने भी काम थे, जितने भी फंक्शंस थे, उन पर कंट्रोल लगाया था। पहले क्या था, सारे के सारे फंक्शंस को कंपनी ऑर्गेनाइज़ किया करती थी, लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बढ़ाया ब्रिटिश कंपनी के कामों पर, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल रहे, ना कि कंपनी का कंट्रोल रहे। सेकंड पॉइंट, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। दूसरा काम यहाँ पर यह किया गया कि पहली बार इंडिया में जो पॉलिटिकल फंक्शंस था, पॉलिटिकल फंक्शंस की यूनिट और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की जो यूनिट थी उनको अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था कि कंपनी में जितने भी लोग होते थे सारे के सारे फंक्शनों को वो चलाते थे, लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो अब अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया। जो पॉलिटिकल मुद्दे को चलाने वाले लोग थे या फिर जो पॉलिटिकल थॉट्स को देखने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसके ज़रिए भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार चलाया गया। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट में। पहली बात ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के जितने भी काम थे, जितने भी फंक्शंस थे, उन पर कंट्रोल लगाया और उनको अपने काबू में लेने की कोशिश की पहली बार।
दूसरी बात यहाँ पर ये कि कंपनी के जो सारे काम थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, पॉलिटिकल यूनिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तीसरी बात यहाँ ये हुई कि पूरे के पूरे इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ दिस एक्ट क्या क्या रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या फीचर्स रहे हैं। नंबर 1, इट डिज़ाइनेटेड the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. First such Governor General was Lord Warren Hastings. तो इस एक्ट के तहत बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाना चाहिए, और एक ऐसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस गवर्नर जनरल को असिस्ट किया करती थी। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए जाने वाला व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें टोटल 4 मेंबर्स थे जो इनको असिस्ट किया करते थे। Second point, it made the governor of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the 3 presidencies were independent of one another. इस एक्ट के तहत जो बॉम्बे का गवर्नर था और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ ज़्यादा पावर दे दी गई थी, और मद्रास के गवर्नर जनरल और बॉम्बे के गवर्नर जनरल को उसके अंडर में कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। क्योंकि पहले क्या था, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी तीनों के तीनों अलग हुआ करते थे, और तीनों के पास अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट पावर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो बंगाल के गवर्नर को थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी गई, और इनको बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में सबऑर्डिनेट बना दिया गया। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774 कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इस एक्ट के तहत 1774 में कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस था और बाकी के 3 अदर जजेस थे। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग एनी peasants or presents from bribes from the natives। फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के सर्वेंट्स को, जो भारत के लोग थे, उनसे किसी भी तरह का उपहार लेने से, गिफ्ट लेने से मना कर दिया गया, और ये बोला गया कि कंपनी में काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो भारतीयों से किसी भी तरह का कोई उपहार नहीं लेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट नहीं लेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, और ना ही कोई रिश्वत लेगा। फिफ्थ पॉइंट, इट स्ट्रेंथन्ड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट over the company by requiring the court of directors governing the body of company to report on revenue, civil justice and military in India। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को कंपनी पर बढ़ा दिया गया, और इसके लिए एक बॉडी का निर्माण किया गया, इस बॉडी का गठन किया गया। उस बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोगों की एक बॉडी थी जो कि कंपनी में कितना रिवेन्यू आ रहा है, कंपनी के सिविल के बारे में, कंपनी के मिलिट्री अफेयर के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट तैयार करके देती थी। तो नॉर्मली जो ये बॉडी थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी साबित हो रही थी, क्योंकि ये बॉडी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा रही थी। इसी के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कंपनी पर बनाए रखा। नेक्स्ट एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया होगा, कुछ ना कुछ सुधार किया गया होगा। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। इन ए बिड टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया, जिसको बोला गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। अभी हमने पढ़ा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या क्या फीचर्स रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं हम नंबर 1 पॉइंट क्या है। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। Similarly, it also exempted the servants of company from jurisdiction of Supreme Court for their official actions. तो इसके पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि जितने भी काम गवर्नर जनरल करेगा या उसकी काउंसिल करेगी तो उसको ऑफिशियली दिखाना होगा कि हम ऑफिशियली कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल कर रहा हो या फिर काउंसिल कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के तहत उसको ये दिखाना होता था कि वो ऑफिशियली उस काम को कर रहे हैं। सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। और इसी तरह से यह भी बोला गया कि कंपनी के अंदर में काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी अपना काम, अपना जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितना भी ऑर्डर्स दिया जा रहा है, जितना काम किया जा रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको ऑफिशियली रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के तहत रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स and matters arising in revenue in collection of revenue from jurisdiction of Supreme Court। इसमें यह बोला गया, इस एक्ट के तहत रेवेन्यू के जितने भी मैटर्स थे और जो मैटर्स रेवेन्यू से जुड़े हुए थे, उन मैटर्स का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जाएगा। ये बोला गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer personal laws of defendants. Hindus were tried according to Hindu law and Muslims were tried according to the Muhammadan law. और इसमें एक ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये बोला कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और यह कोलकाता के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए मान्य होगी। कोलकाता के अंदर रहने वाले निवासी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो अपना एक पर्सनल डिफेंडेंस रख सकते हैं। इसके लिए मुस्लिमों के लिए एक अलग पर्सनल डिफेंडेंस रखा गया जो कि मुस्लिम धर्म के सारे कानूनों के बारे में जानता हो, और हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक अलग से हिंदू पर्सनल डिफेंडेंस रखा गया इस एक्ट के तहत। Fourth point, it laid down that appeals from provincial court could be taken to the Governor General in Council, not to the Supreme Court। और यह बोला गया कि प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई भी अपील की जा रही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता है, उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में किया जा सकता था। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, अगर हाई कोर्ट कोई अपना डिसीजन सुना देती है और दूसरा पक्ष उस डिसीजन से एग्री नहीं करता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो प्रोविंशियल कोर्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो उनके एरिया की कोर्ट होती थी, अगर वो अपना कोई डिसीजन सुना देती थी तो डिसीजन सुनाने के बाद लोग अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। वो लोग कहाँ जा सकते थे? वो जा सकते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। Next point, it empowered that Governor General in Council to frame regulations for provincial court and councils। और इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल को यह पावर दी गई कि वह प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड सारे मसलों को देखेगा। अगर कोई मामला प्रोविंशियल कोर्ट में नहीं सुलझता है तो वो मामला सुलझेगा गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और इसके लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई भी नियम बना सकती थी, कोई भी कानून बना सकती थी और उसका किसी भी तरह से रेगुलेशन कर सकती थी। अभी तक डियर फ्रेंड्स हमने दो एक्ट को पढ़ा है कंपनी के एक्ट में। एक पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और एक पढ़ा है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
अब इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो डियर फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। नंबर 1, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यानी इस एक्ट के तहत कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। यानी जितने भी व्यापारिक मामले थे और जितने भी शासन चलाने वाले मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया। सेकंड पॉइंट, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स but created a new body called Board of Controllers to manage political affairs, that it established double government। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट में बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी बनाई गई थी उसका काम था सारे व्यापारिक मामलों को देखना। इसके अलावा एक और बॉडी बनाई गई थी, हमने ऊपर पढ़ा है, वो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये था कि वो सारे के सारे कमर्शियल अफेयर्स को देखे, व्यापारिक मामलों को देखे। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक और बॉडी बनाई गई, उसका काम यह था कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, पॉलिटिकल अफेयर्स को चलाना। इस तरह से एक डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, जो कि 1784 में आया था। तीसरा पॉइंट, इट एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह पावर दी गई कि वह सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट से जुड़े सारे ऑपरेशंस के लिए अपना कंट्रोल रख सकता है, कोई भी उनको पूरी तरह से सुपरवाइज कर सकता है। मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में दे दिए गए सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस। और जो रेवेन्यू को कलेक्शन करने का काम था वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। नेक्स्ट, द एक्ट वाज significant for two reasons. First, company's territories in India went for the first time collections British possessions in India, and second, British government was given supreme control over company's affairs and its administration in India। यह एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एक्ट के तहत कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को अब कंपनी का क्षेत्र नहीं बोला जाने लगा। उन क्षेत्रों को अब बोला जाने लगा कि ये क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले क्षेत्र हैं। पहले बोला जाता था कि ये कंपनी के तहत आने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी के अंडर में आने वाले क्षेत्रों को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला क्षेत्र कहा जाने लगा, उनको बोला जाने लगा। एंड सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह हुआ कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, चाहे वो कमर्शियल अफेयर्स हों चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हों, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के अफेयर्स पर। अब डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और अगला एक्ट देखते हैं, एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 के एक्ट को अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ। एक्ट ऑफ 1786। In 1786, Lord Cornwallis was appointed as Governor General of Bengal. He placed two demands to accept that post. डियर फ्रेंड्स, 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए इनवाइट किया गया। उसको बोला गया कि आप आइए और गवर्नर जनरल की पोस्ट को संभालिए। लेकिन उसने गवर्नर जनरल की पोस्ट को लेने से पहले दो डिमांड रख दी। उसकी दो डिमांड क्या थी? पहली डिमांड उसकी ये थी, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। यानी उसके पास यह पावर होनी चाहिए कि अगर उसकी काउंसिल में किसी भी केस पर कोई मैटर आ रहा है तो उसका जो फाइनल डिसीजन आया है उस फाइनल डिसीजन को बदलाव किया जा सके, या फिर आखिरी जो फाइनल डिसीजन की जो पावर है वो गवर्नर जनरल के पास हो। ये बोला था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी अगर किसी भी मैटर, कोई भी मैटर उसकी काउंसिल के अंदर आता है तो उसमें फेरबदल करने की जो पावर हो या फिर उसमें जो आखिरी जो डिसीजिव पावर हो वो गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट ही वुड बी द कमांडर इन चीफ। दूसरी मांग इसने ये की थी कि अगर मुझको गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो गवर्नर जनरल बनाए जाने के साथ साथ मुझको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। इस तरह से 1786 के एक्ट में इन दोनों बातों को मान लिया गया और इसकी बातों को मान करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। डियर फ्रेंड्स, आज हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786 कंपनी के रूल के ये 4 एक्ट्स को कवर किया है। आई होप आप सबको ये सारे एक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पर किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इस तरह की कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।